हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, हम लोग पिछले कुछ लेक्चर में मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं कुछ। देखिए अप्रॉक्स कितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए एक वीडियो आया था जिसमें हम लोग अप्रॉक्स 52 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद सेकंड वीडियो आया जिसमें 20 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल 72 क्वेश्चन हो चुका है। हम टोटल यहाँ पे आपको बोले हैं कि 500 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। इस चैनल पे आपको 500 क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी सिर्फ मैनेजमेंट का। यहाँ पे 72 हो चुका है। जो भी इस वीडियो को ये सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग ये सब वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। आइए देखते हैं आज इस लेक्चर में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव कर पाते हैं और आप कितना को जानते हैं कि आपको समझ में आया या ना समझ में आया है। चलते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है मैनेजमेंट का। तो देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन। तो देखिए क्या के ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसके किसके बीच के रिलेशन होता है। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड क्या होगा कि इसका आंसर ए नंबर होगा जो कि है पीपुल, वर्क और रिसोर्स के बीच में ये रिलेशन को बताता है, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है तो इस्टेब्लिश करता है रिलेशन किसके किसके बीच में, तो पीपुल, वर्क और रिसोर्स के बीच में। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि है ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो एक प्रोसेस है किसका, तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड और डिफाइनिंग एंड डिलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देखिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन होता है, ये दोनों ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो आइडेंटिफाई करता है, ग्रुप भी करता है वर्क को जिस पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, और वो डिफाइन करता है और डिलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को। इस चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर जो कि बोथ ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी दोनों यहाँ पे हम लोग का सही है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑलवेज कैसे फ्लो करता है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लो करता है फ्रेंड वो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर फ्लो करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका देखिए जैसा अगर एक टेबल के अनुसार समझे तो सबसे आगे कोई एक हेड मेंबर होंगे। हेड मेंबर मानिए इनको से दो मैनेजर डिवाइड हुए। ये दोनों मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र होंगे, सुपरवाइज़र के नीचे और भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट हो गए, ये सबऑर्डिनेट मानिए, तो इसके नीचे एक सुपरवाइज़र होंगे। तो सुपरवाइज़र टू सबऑर्डिनेट ये वर्क करता है, सुपरवाइज़र टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपरवाइज़र इसको समझिए ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट। तो ये सुपरवाइज़र से सबऑर्डिनेट की तरफ फ्लो करता है, सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइज़र। फ्रेंड सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है फ्रेंड, सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइज़र। देखिए सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर के तक ये फॉलो करता है, मतलब लोअर से हायर की ओर फॉलो करता है। यहाँ पे बाई मिस्टेक गलती बोल दिए फ्रेंड, लोअर टू हायर सिंपली समझिए सबऑर्डिनेट टू क्या कि सुपीरियर। लोअर टू हायर से समझ सकते हैं सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करता है तो लोअर टू हायर, मतलब जो लोअर ग्रेड में होंगे, जो सबऑर्डिनेट होंगे, उससे सुपीरियर तक फ्लो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा सबऑर्डिनेट पे उसके ऊपर फिर सुपीरियर, तो इस टाइप में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम। अथॉरिटी कैसे फ्लो करता है, तो देखिए अथॉरिटी हमेशा फ्लो करता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसे कि देखिए जैसे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात किए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हुआ कि हम लोग सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर डिवाइड हो रहा था। सबऑर्डिनेट क्या था, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर जा रहा था। ठीक है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, टू सुपीरियर। जब हम लोग बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करेंगे तब सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। लेकिन जब हम लोग अगर बात करें, जब हम लोग बात करें किसका कि
ऑथोरिटी का, तो ऑथोरिटी में जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऑथोरिटी में क्या होता है कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है। ए नंबर क्वेश्चन सही है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ये हायर टू लोअर वर्क करता है, हायर से लोअर की ओर वर्क करता है, लोअर तक ये वर्क करता है, मतलब हायर ऑथोरिटी सुपीरियर, उससे सबऑर्डिनेट तक ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इस स्टेप में इसको समझिए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है नो वन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मोर देन वन बॉस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट होता है? नो वन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मोर देन वन बॉस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा बॉस नहीं होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो किसके स्टेटमेंट है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड, या प्रिंसिपल ऑफ स्पैन कंट्रोल। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड। सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट है। इसी का वर्ड होता है कि नो वन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मोर देन वन बॉस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड के ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन which can be effectively supervised by a single executive department head should be limited to fill in the blanks in an average firm। जो भी नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे जो इफेक्टिवली सुपरवाइज किए जाएंगे कोई भी एक सिंगल एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल हेड के द्वारा, तो कितना होते हैं, कितना मतलब 6 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं, या 20 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है 6। कोई भी 6 क्या है यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स में 6 यहाँ पे फिल होगा। नंबर ऑफ पर्सन विच कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज सिंगली बाय ए सिंगल एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल हेड शुड बी लिमिटेड टू 6 इन एन एवरेज फॉर्म, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का 6 है, जो कि ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग इज ए नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा हम लोग का करेक्ट, क्या कौन सा ऑप्शन होगा ये हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूशन, या प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, या प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में, और बैलेंस के बारे में भी, और कोऑर्डिनेशन के बारे में भी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये ऑप्शन नहीं होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोसीजर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस के अनुसार क्या होता है कि बैलेंस किन के बीच में होना चाहिए, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों ऑप्शन सही है, इस चलते इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोग का, जो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। डी ऑप्शन हम लोग का क्या है फ्रेंड, ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है? तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन फ्लैक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। इस चलते यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, तो वो है फ्लैक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इस चलते 9th नंबर क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वो है डी फ्लैक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है फ्रेंड 10th नंबर क्वेश्चन, जो कि है द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये सब में जो है उसको भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये देखिए हम लोग जब लेक्चर कर रहे हैं तो उसी समय ये कर चुके थे
कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11th नंबर क्वेश्चन, जो कि बोला जा रहा है इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो तीनों टाइप क्या क्या हैं, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि यहाँ है हमारा, वो है ए नंबर क्वेश्चन, अकाउंट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स के रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो उसके इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो है अकाउंट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर each specialist is supposed to give his functional advice to other foremen and worker। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक स्पेशलिस्ट को अपना कुछ फंक्शनल एडवाइस देना होता है फॉरमैन और वर्कर को। लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, इसके पीछे देखिए रीजन। तो क्या करता है, फंक्शनल एडवाइस को देता है, किसको देता है, तो फॉरमैन और वर्कर को। तो ये फॉरमैन और वर्कर जब सब साथ में काम कर रहे हैं, फंक्शनल टाइप में काम कर रहे हैं, फंक्शनल एडवाइस दिया जा रहा है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बीच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जनरली फॉलोड बाय बिग स्टील प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिग स्टील प्लांट्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन, जो कि है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बिग स्टील प्लांट्स होते हैं तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन करेक्ट है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ dividing the work and then grouping them into units and sub units for the purpose of administration is known as। देखिए इस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें हम लोग वर्क को डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं और उसके बाद में यूनिट और सब यूनिट में डिवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में क्या, डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वर्क को डिवाइड करते हैं ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में। और ग्रुप को क्यों डिवाइड करते हैं, तो पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। कोई एक मेंबर को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर होते हैं, एडमिन होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे वर्क को मैनेज करते हैं। तो इसी चलते हम लोग डिपार्टमेंटेशन प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो ये ऑप्शन करेक्ट है, डिपार्टमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक यहाँ पे देख लेते हैं कुछ वर्ड ऑफ प्रोवर्ब्स को, ताकि हम लोग को और भी मोटिवेशन हो सके और भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए सफलता क्या है, तो सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। सफलता क्या करवाती है, तो हमारा परिचय अपना, हमारा इंट्रोडक्शन पूरे दुनिया को करवाती है। और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर आप असफल हो जाएं, अगर आप फेल कर जाएं, तो पूरा दुनिया आपका परिचय करवाती है। वहाँ पे आपका असफलता क्या होता है कि हमें दुनिया का परिचय करवाती है कि दुनिया कैसे है, आपको अब पता चलेगा जब आप फेल हो गए। तो यही क्या यहाँ पे एक प्रोवर्ब्स के रूप में है कि सफलता हमारे परिचय दुनिया को करवाती है। ठीक है, सफलता क्या करवाती है, परिचय हम लोग का दुनिया को करवाती है, दुनिया को, कि आदमी सफल हो गया। असफलता क्या करवाती है, तो असफलता हमें दुनिया को परिचय करवाती है। तो यह असफलता हमें दुनिया को परिचय करवाती है। असफल अगर होते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि आदमी असफल है। ठीक है, तो यही एक प्रोवर्ब्स था डिप्लोमा बच्चों को। आप लोग इसी टाइप में आप बने हुए रहें, हम अच्छे आपको प्रोवर्ब्स भी यहाँ पे बताते रहेंगे। और भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझते हैं। डिपार्टमेंटेशन इज ए प्रोसेस वेयर। डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वेयर टास्क आर ग्रुप्ड इनटू जॉब्स, या जॉब्स आर ग्रुप्ड इनटू इफेक्टिव वर्क्स, और वर्क ग्रुप्स आर ग्रुप्ड इनटू आइडेंटिफाइबल सेगमेंट। देखिए
यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे टास्क को ग्रुप में तो डिवाइड करते हैं, इनटू जॉब्स में भी जॉब्स आर grouped into effective work groups और work groups are grouped into identifiable segments। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है डिपार्टमेंटेशन इज ए प्रोसेस वेयर टास्क आर ग्रुप्ड इनटू जॉब्स, और जॉब को हम लोग ग्रुप करते हैं इफेक्टिव वर्क ग्रुप में, और इफेक्टिव वर्क ग्रुप को ग्रुप करते हैं आइडेंटिफाइबल सेगमेंट के रूप में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है, करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ। डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ, इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे होगा, देखिए ए नंबर क्वेश्चन, एक ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज पर्सनल, या बोथ एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड पर्सनल दोनों होता है, चलते यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है बोथ बी, ए एंड बी। सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड। डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय फंक्शन, बाय प्रोडक्ट, या बाय प्रोसेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए डिपार्टमेंट हम लोग इसमें से सभी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बाय फंक्शन, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन हॉस्पिटल्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज कॉमन। हॉस्पिटल में इसमें से कौन सा डिपार्टमेंटेशन कॉमन होता है? बाय फंक्शन, बाय कमिटी, बाय जियोलॉजिकल रीजन, या ऑल ऑफ द अबव। तो बाय फंक्शन हॉस्पिटल में वर्क करता है अच्छा से, तो यही वाला ऑप्शन हम लोग को करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन, ए वाला ऑप्शन हम लोग को सही है, जो कि है फंक्शन के रूप में हॉस्पिटल में ज़्यादा वर्क करता है बाय फंक्शन। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही है। इसके बाद हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। सो आइए देखते हैं। देखिए 18 के बाद हम लोग नंबरिंग पे नहीं ध्यान दीजिएगा, 18 के बाद हम लोग आगे ऐड कर देंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन समझिए, ठीक है, ये 19 नंबर क्वेश्चन समझिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड कैन बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। जितना भी सबऑर्डिनेट होंगे वो ऑर्डर किसके पास से उसको मिलना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। तो ये किसके द्वारा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या यूनिटी ऑफ कमांड, या सेंट्रलाइजेशन, या स्केलर चेन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है यूनिटी ऑफ कमांड। ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके हैं, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है बी ऑप्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट expressed in numerical items for a definite period of time in the future is known as। एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक्सपेक्ट किया गया है रिजल्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए? तो रिजल्ट के लिए, जो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में हो एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि फ्यूचर में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बजट। उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बजट ही एक ऐसा होता है कि जो हम लोग फ्यूचर प्लान के लिए एक डिफिनिट पीरियड के लिए उसको अलाउ करते हैं। बजट एक स्टेटमेंट को अलाउ करते हैं कि इतना पैसा खर्च होगा, ऐसे करके आप सुने होंगे कि इस साल का बजट इतना जा रहा है, इतना करोड़ रुपया है, तो इस टाइप में ये बजट पास होता है। ठीक है, तो बजट एक इंटरनल टूल के रूप में काम करता है, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो उसको कोई एक्सटर्नल पार्टीज की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इंटरनल सोर्स से अपना वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है बजट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बजट। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्रिंसिपल सीक्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इज। ऐसा प्रिंसिपल जो यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर कराता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, या सेंट्रलाइजेशन, या स्केलर चेन। तो उस प्रिंसिपल को जो यूनिटी ऑफ एक्शन को हम लोग को बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी नंबर, जो कि है सेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन हम लोग को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे है। देखिए 19 से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो यहाँ इस नंबरिंग को नहीं ध्यान दीजिएगा। ये 19 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में ये 20 हो गया, 21 ये हो गया, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ये इससे ही करके हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि सब क्वेश्चन दूसरा जगह से है फ्रेंड, इस चलते कन्फ्यूज नहीं होना है। 22 नंबर क्वेश्चन ही है। इज द हार्मोनाइजिंग और साइनोकोराइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या है, फिल इन द ब्लैक्स में यहाँ दिया गया है कि इज द हार्मोनाइजिंग और साइनोकोराइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब ग्रुप गोल्स से लिया जाता है तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ करेक्ट होगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट। ये ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा। तो इसके बाद वाला फ्रेंड हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सिलेक्टिंग सेल्स पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उस स्टेप को क्या बोला जाता है जिस स्टेप के द्वारा हम लोग सेल पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे प्रोसीजर। तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है जो कि है प्रोसीजर। ठीक है, तो उस ऑप्शन को क्या बोला जाता है, जिस ऑप्शन से सेल्स पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है पीस रेट सिस्टम इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। पीस रेट सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था, हेनरी कॉन्ज और टेलर और लुइस एलन या हेनरी फ्योल। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि है, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा टेलर। ठीक है, टेलर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, टेलर जो कि है बी ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, अब नंबरिंग यहाँ पे सुधार लीजिएगा फ्रेंड, कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही करना है, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपुल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवार्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड एन। ऐसे आइडेंटिफाइड ग्रुप जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एफर्ट एक अटेनमेंट ऑफ गोल, एक गोल को पाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपुल जो वर्क कर रहा है किसी गोल को पाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। इसके बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू ईच वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी of an average worker functioning in normal working condition is। अलॉटमेंट ऑफ वर्क, किसी वर्कर को अलॉट किया जा रहा है, ये वर्क आपको करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज वर्कर, उसके कैपेसिटी के आधार पे और फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के आधार पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग उसको बोला जाता है। बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ना, आपको लग रहा है कि कॉरपोरेशन से, ठीक है, तो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज बिटवीन 2 पर्सन और मोर पर्सन इज कॉल्ड। तो इसको भी बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ही क्या होता है कि इसमें सिस्टम वर्क करते हैं, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होते हैं दो से ज़्यादा पीपल के बीच में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्टडी रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स विथ रीसेट पीरियड्स, विथ क्या है, तो रीसेट पीरियड्स, तो उसको टू रिकॉप द एनर्जी वाइल परफॉर्मिंग इन द जॉब इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है, फैटिग स्टडी या टाइम स्टडी या मोशन स्टडी या वर्क स्टडी। तो देखिए जो भी स्टडी रिलेटिंग
जिसमें हम लोग टाइम को फिक्स करते हैं, तो रेस्ट पीरियड को रिकॉप करने के लिए, एनर्जी वहाँ पे परफॉर्म फील आउट करने के लिए, मतलब जैसे पढ़ रहे हैं स्टडी रिलेटिंग टाइम है तो वहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइप में उस वर्किंग आवर को फिक्स करने के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटिग स्टडी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, फैटिग स्टडी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो फॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन। फॉर्मल अथॉरिटी है जब अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो किस में फॉलो करेगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में या स्ट्रैटेजिक और ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए फॉर्मल अथॉरिटी अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट है, जो कि है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, तो वो होता है प्लानिंग। ये ऑप्शन हम लोग को करेक्ट है, प्लानिंग। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हम लोग समझते हैं। 39 में देखिए, बीच ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप गिव्स अ ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट्स इन मैक्सिमम प्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होता है जिसमें ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिलता है, तो वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रेटर प्रोडक्शन मिलता है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबको हक होगा बोलने के लिए, तो क्या होगा, सबके दिमाग से वर्क कीजिएगा, सबके बात मानिएगा तो अपना 100% आपको देगा, 100% देगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ में जो वर्क करता होगा वो आदमी, उसको अगर आप वहाँ पे बोलने का मौका दीजिएगा तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है, वो तो कितने साल का या मतलब कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में का होता है, 1 मंथ या 1 ईयर या 2 to 5 ईयर या 5 to 15 ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, 5 to 15 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम मैनी अल्टरनेटिव्स इज नोन एज। ऐसा सिलेक्शन जिसमें बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम मैनी अल्टरनेटिव, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, उस सिलेक्शन को बोला जाता है इस नोन एज डिसीजन मेकिंग। आप बेस्ट को चुनिए बहुत सारे के बीच से, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिसीजन मेकिंग, कि वो आपका डिसीजन लिए कि आप बेस्ट को चुन रहे हैं। मीडियम टर्म प्लानिंग कितने पीरियड ऑफ टाइम्स का होता है, तो देखिए मीडियम टर्म प्लानिंग जो होता है तो बहुत सारा वर्क ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग करते हैं, फ्रॉम मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए करते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ वीक्स के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 2 to 5 ईयर होगा। ठीक है, 2 to 5 ईयर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि है 2 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो 43 नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेसिंग परचेज ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, जो खरीदा हुआ सामान है उसी को प्लेस करना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन या मेजर डिसीजन या डिसीजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है प्रोग्राम डिसीजन, जो पहले ही परचेज ऑर्डर को प्लेस करने या पहले ही काम को हो चुका है उसको खाली आपको प्लेस करना है, खाली उसको पहुंचाना है, तो ये प्रोग्राम डिसीजन, पहले ही खरीदा जा चुका है उसको सिर्फ प्लेस करना है, तो ये प्रोग्राम डिसीजन के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कितने के बीच में होता है, कितना टाइम ऑफ पीरियड होता है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को 1 ईयर टाइम ऑफ पीरियड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि है बी ऑप्शन। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। द डिसीजन डील विथ नोवेल एंड नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स इज। ऐसा डिसीजन जो नोवेल और नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स के लिए वहाँ पे किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन के रूप में। तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसके बाद 46 नंबर जो कि क्वेश्चन है, प्लानिंग लेज डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव
स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसीज फॉर द टोटल इंटरप्राइज इज। जो प्लानिंग हम लोग करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक और पॉलिसी को टोटल इंटरप्राइज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके यहाँ पे बोला जाता है कॉरपोरेट प्लानिंग। तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, जो कि है कॉरपोरेट प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द डिसीजन विच हैज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ऐसा डिसीजन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, या इंडिविजुअल डिसीजन, या नॉन इकोनॉमिकल डिसीजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ये क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे। अगर नॉन प्रोग्राम करके आइएगा, जल्दी चल जाइएगा वहाँ पे, जल्दी आप फेल हो जाइएगा बिजनेस करने में, आपको जल्दी पूरा पैसा को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन अगर करके आते हैं तो। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बोला जा रहा है द प्लानिंग फोकस स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस इज। ऐसा प्लानिंग जो फोकस करता है स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज, बिजनेस के जो स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज को स्पेसिफाई करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्लानिंग, या डिविजन्स प्लानिंग, या यूनिट प्लानिंग, या डिपार्टमेंट प्लानिंग। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है डिवीजन प्लानिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है, डिवीजन प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन विच रिलेट्स टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा डिसीजन जो डे टू डे जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी वर्क होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बताता है, उसको वहाँ पे लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर डिसीजन, या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, या पर्सनल डिसीजन, या ऑपरेटिव डिसीजन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑपरेटिव डिसीजन। जो डे टू डे वर्क के लिए लिया जाता है उसको हम लोग ऑपरेटिव डिसीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ऑपरेटिव डिसीजन करेक्ट है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बोला जा रहा है प्लानिंग फोकस ऑन डे टू डे एक्शन ऑफ वर्क्स यूनिट्स इज। ऐसा प्लानिंग जो फोकस करता है डे टू डे जो भी एक्शन हो रहा है वर्क यूनिट में, तो उसके पर, तो वो कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिवीजन प्लानिंग, या यूनिट प्लानिंग, या डिपार्टमेंट प्लानिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लानिंग के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ करेक्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? प्लानिंग फोकसेज ऑन डे टू डे एक्शन ऑफ वर्क यूनिट इज। ऐसा प्लानिंग जो डे टू डे वर्क और यूनिट में फोकस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक डिसीजन के रूप में हम लोग जानते हैं। ऐसा डिसीजन जो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 50 नंबर ही क्वेश्चन हम लोग आपको दिखा दिए। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। 50 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, इसमें था यूनिट प्लानिंग, करेक्ट ऑप्शन हमारा था। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड 50 क्वेश्चन हो गया है। 50 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन जो कि है वो बोला जा रहा है कि द डिसीजन विच डज नॉट इनक्योर एनी एक्सपेंसेस इज नोन एज। ऐसा डिसीजन जो इनक्योर नहीं करता है कोई भी एक्सपेंसेस को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। 52 नंबर क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, या मीडियम टर्म प्लानिंग, या शॉर्ट टर्म प्लानिंग, या एनुअल प्लानिंग। देखिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है द डिसीजन विच इज इम्प्लीमेंटेड विद इन द कॉन्सर्न डिपार्टमेंट। ऐसा डिसीजन जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कॉन्सर्न डिपार्टमेंट के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको यहाँ पे बोला जाता है डिपार्टमेंटल डिसीजन। बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, डिपार्टमेंटल डिसीजन। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज डन एट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज डन एट किसके पर किया जाता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या सबऑर्डिनेट, या वर्कर्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है डिसीजन टेकन बाय कमिटी फाउंड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर। डिसीजन टेकन बाय कमिटी फाउंड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज। ऐसा डिसीजन जो टॉप कमेटी के द्वारा एक कमेटी फॉर्म करके, जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, या ऑपरेटिव डिसीजन। देखिए जब
टॉप मैनेजमेंट को क्या किया जा रहा है, कमेटी के रूप में। कमेटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल है, तो यही कमेटी ग्रुप ऑफ पीपुल है, यानी ग्रुप डिसीजन यहाँ पे होगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप डिसीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन एट, ऑपरेशनल प्लानिंग जो किया जाता है तो किस पे किया जाता है, तो ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है। बी ऑप्शन हम लोग का सही है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्राइसिस डिसीजन इज डन ऑल्सो नोन एज, क्राइसिस डिसीजन जो होते हैं वो किसके नाम से भी जाने जाते हैं, तो ग्रुप डिसीजन या मेजर डिसीजन या माइनर डिसीजन या स्पॉट डिसीजन। देखिए क्राइसिस डिसीजन को उसको अनदर नाम से जाना जाता है जो कि है स्पॉट डिसीजन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है स्पॉट डिसीजन, यहाँ पे स्पॉट डिसीजन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशनल प्लानिंग इज, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मीडियम टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एनुअल प्लानिंग है। तो देखिए ऑपरेशनल प्लानिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन करेक्ट है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 59 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जाता है अ डिसीजन टेकन टू मीट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इज नोन एज, ऐसा डिसीजन जो लिया गया है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन या क्राइसिस डिसीजन या नॉन इकोनॉमिक डिसीजन या प्रॉब्लम डिसीजन। तो यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड डिसीजन यानी क्राइसिस डिसीजन के लिए वो लिया गया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं द जम्पसन अबाउट फ्यूचर डिराइव्ड फ्रॉम फोरकास्टिंग एंड यूज्ड इन प्लानिंग और नोन एज, ऐसा जम्पसन जो फ्यूचर डिराइव्ड किया गया है फ्यूचर के लिए, फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोला जाता है प्लानिंग प्रीमिसेस, प्लानिंग प्रीमिसेस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है प्लानिंग प्रीमिसेस, ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, जो अथॉरिटी फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, कैसे फ्लो कर रहा है, तो टॉप से बॉटम की ओर फ्लो कर रहा है। देखिए इस स्टेप में फ्लो कर रहा है, टॉप से बॉटम की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी या द फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी या द कॉम्पिटेंस थ्योरी या द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो देखिए जो टॉप से बॉटम की ओर जब अथॉरिटी फ्लो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोल्स एम्स पर्पसेज मिशंस टारगेट इज नोन एज, गोल एम पर्पसेज मिशन एंड टारगेट ये सब क्या है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब जाना जाता है। डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स है, क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसके बाद है कॉन्टीजेंट प्लान, कॉन्टीजेंट प्लान टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर इज, कॉन्टीजेंट प्लान जो बनाया गया है इन्वायरमेंटल प्रेशर के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक। कॉन्टीजेंट प्लान जो बनाया जाता है इन्वायरमेंटल प्रेशर से बचने के लिए, टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर, तो इन्वायरमेंटल प्रेशर तक जाने के लिए तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक। हम लोग ना बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप लोग कैसे एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे, तो क्या है, तो स्ट्रैटेजी है, प्लान है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द सबऑर्डिनेट टू डू नॉट एक्सेप्ट द कमांड ऑफ देयर सुपीरियर देन द सुपीरियर कैन नॉट बी सेड टू हैव एनी अथॉरिटी ओवर देम इज गिवन इन, तो किस में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है फ्रेंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी में दिया जाता है। कि इसमें क्या होता है कि अगर सबऑर्डिनेट बात नहीं मानता है, कमांड नहीं मानता है सुपीरियर को, तो सुपीरियर क्या करता है कि उसको ऑर्डर एक अथॉरिटी दे सकता है जो कि है एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी से, कैन नॉट बी सेड टू हैव एनी अथॉरिटी ओवर देम इज गिवन इन, तो इस सुपीरियर क्या होगा कि सुपीरियर के अगर पावर नहीं होगा अथॉरिटी से एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी के द्वारा, तो सबऑर्डिनेट उसका पावर को नहीं मानेगा, उसके ऑर्डर को नहीं मानेगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एक्सेप्टेंस अथॉरिटी ऑफ थ्योरी। इसके बाद आता है अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स to be undertaken to enforce a policy to attain an objectival
इज़ नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो एक स्टेप्स के लिए लिया जाता है अंडरटेकन ऑफ पॉलिसी टू अटेन ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रोसीजर। सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोसीजर। देखिए सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन किए हैं सभी को यहाँ पे अभी ऐड करके देखते हैं कि कितना हम लोग टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए 72 क्वेश्चन था पहले वाला, पहले के लेक्चर वाला। अगर वो सब आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा नीचे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग सबसे आगे 18 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद में इधर 65 क्वेश्चन है और 25 से स्टार्ट किए थे, यानी इधर अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना क्वेश्चन हुआ, तो 8 2 यहाँ पे 0, और उसके बाद में 7 1 8 और 4 12, और यहाँ पे 1 इधर से 130। ठीक है, टोटल 130 क्वेश्चन हो चुका है। हम 500 कराने के लिए बोले हैं, 500 ही कराएंगे फ्रेंड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन टोटल 500 ही हम लोग कराएंगे। 130 क्वेश्चन हो चुका है। अगर जो भी अगर फ्रेंड आपका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, इससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे HRM के बारे में। HRM के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। HRM के लेक्चर को भी हम आपको अपलोड करने वाले हैं जल्द ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू, ये चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पे आपको बुक भी सब चीज़ें अलॉट किया गया है 5th सेम सिविल के लिए, और यहाँ पे टर्म वर्क भी अपलोड कर दिया गया है। सो लाइक करें डिप्लोमा विद सोनू को और सब्सक्राइब करें। और इसको अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ @ आगे लगा दिए, डिप्लोमा विद सोनू सर्च मारिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप जुड़िए, वहाँ पे आपको हम और भी जानकारियाँ देंगे। सो थैंक यू ऑल, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।